हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस 11th एंड 12th अक्टूबर के विजन के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। तो गाइस वैसे मैंने कम्युनिटी पेज में डाल दिया था। देखो गाइस, अगर किसी को भी गुरु नोट्स या टॉपर नोट्स, ये जनरली इसकी एडवर्टाइजमेंट आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देखते रहते हो, ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत चीप प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, ओनली इन आइदर इन 299 और 349। तो बच्चा इजीली अट्रैक्ट हो जाता है और उसको ले भी लेता है। ठीक है, तो गाइस अगर किसी को चाहिए तो मैंने उसमें 12 पीडीएफ्स हैं, GS1 से लेके GS4 की। मैंने सब टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या मेरे अबाउट सेक्शन में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। तो वहाँ आपको टेलीग्राम पे सभी वो 12 की 12 जो पीडीएफ्स है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल नाइट्रोस एक्साइड बजट रिलीज बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। तो गाइज ये जो न्यूज है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में आएगी। देखो गाइज अभी क्या है कि ग्लोबली कितना नाइट्रस ऑक्साइड है रिलीज हो रहा है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसी का क्या एस्टिमेशन लगाया किसने, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने। अब इसके साथ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के साथ किसने मिलके, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव ने मिलके किया है, एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट की है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबली नाइट्रस ऑक्साइड का जो एमिशंस हैं जो बढ़ रहे हैं, जो उसका बजट है, ये जो ट्रेंड्स है, उनको हम किस तरह इंप्रूव कर सके या उनके जो एमिशंस हैं उनको हम किस तरह से रिड्यूस कर सके, ठीक है। जो नाइट्रोस ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है, लॉन्ग लिव्ड है, मतलब कि काफी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहती है और एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जिसकी जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है वो कितनी है, 116 + 9 - ईयर। मतलब कि एटमॉस्फेयर में कितने साल तक रह सकती है, नियर अबाउट 120 ईयर्स तक रह सकती है। ये थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन, ठीक है। अब हम देख सकते हैं, देखो गाइस, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी दो तरह से प्रोड्यूस हो सकती है, या तो ड्यू टू द मैन मेड रीजन, दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हो सकते हैं, और कुछ नेचुरल रिसोर्स सोर्स होते हैं। देखो जो भी नेचुरल सोर्स होते हैं वो इतने हानिकारक नहीं होता, बिकॉज जो भी नेचर करती है वो खुद को मेंटेन करना जानती है, ठीक है। तो जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से है, बायोमास बर्निंग की वजह से है, पोस्ट डिफोरेस्टेशन की वजह से है, फोसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से है, डिफोरेस्टेशन की वजह से है, वेस्ट एंड वेस्ट वाटर की वजह से है। तो ये कुछ एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हैं जिसकी वजह से जो N2 है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। नेचुरल सोर्सेज में आपको देख सकते हैं, लाइटनिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोडक्शन की वजह से, सरफेसिंग की वजह से, ठीक है, इनलैंड एंड कोस्टलैंड वाटर्स की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अब क्या हाईलाइट्स है जरा हम देख लेते हैं। देखो देखा गया है पिछले, मतलब नियर अबाउट पिछले, मतलब कि 36 ईयर्स और 40 ईयर्स में, अगर हम 1980 से कंपेयर करें तो 2016 तक जो नाइट्रस ऑक्साइड के जो एमिशंस हैं एटमॉस्फेयर में वो नियरली 10% इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। N2 इज एक्यूमुलेटिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट विद 10% ग्रेटर ग्लोबल एमिशन इन 2016 देन इन 1980s। अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा कोज है नाइट्रस मतलब कि ऑक्साइड का, वो मेनली एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पता है हम जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करते हैं दैट इज द मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज इन द नाइट्रस एमिशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर मैन्योर प्रोड्यूस बाय द लाइफ। मतलब कि इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर वो इंक्लूड नहीं है, इवन जो आपको ऑर्गेनिक मैन्योर है उसकी वजह से भी नाइट्रस जो एमिशंस है वो इसमें इसका कोज है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो only due to the agriculture nitrous oxide is releasing nearly 70%, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसका मेजर कोज है which releases about 70% to global anthropogenic N2 emissions as per the time period of 2007 to 2016। अगर हम देखा जाए तो एग्रीकल्चर से जो emissions आ रहे हैं which are they are mainly dominated by East Asia, Europe, साउथ एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे सबसे ज्यादा सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। इसमें से भी क्या है, जो नाइट्रस ऑक्साइड के जो एमिशंस हैं, हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ पे हैं, जो अभी डेवलप्ड हो रही है इकोनॉमिक्स, मतलब कि जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है जैसे ब्राजील, चाइना, इंडिया, वहां से सबसे ज्यादा क्या है इनका सोर्स आ रहा है, वेयर देयर हैव बीन लार्ज इंक्रीजेस इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड द लाइफ स्टॉक नंबर। अगर हम देखा जाए यूरोप के एमिशंस में डिक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि वहां पे काफी पॉलिसीज चल रही हैं टू लिमिट द एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ₹40,000 करोड़ बेट ऑन द क्लीनर कोल। देखो गाइस ये भी जो न्यूज है GS3 में एनवायरमेंट सेक्शन में ही जाएगी। देखो गाइस गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, 40,000 करोड़ पे बरतेगी, खर्च करेगी, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा इंडिया का जो कोल रिजर्व है उसे हम देखो या तो हम इस तरह यूज कर सकें कि उसे क्लीन एनर्जी की तरह यूज कर सके, ठीक है। इट इज मेन एम कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ सके टू डीकार्बोनाइज इंडिया वास्ट रिजर्व ऑफ कोल। देखो इसमें एक और इनिशिएटिव है कि हम क्या करेंगे, कोल का क्लीनर वे में यूज करेंगे
इसमें क्या है, जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो एक प्रोसेस यूज कर रही है या फिर एक प्रोसेस ढूंढ रही है जिसमें वो क्या करेगी, कोयल की हेल्प से क्या करेगी, मिथेनॉल प्रोड्यूस करेगी या फिर मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगी। और वो क्या, उस प्रोसेस का क्या नाम होगा, जिस प्रोसेस से वो कोल से मिथेनॉल बनाएगी, उस प्रोसेस का नाम होगा कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, इसे कोल लिक्विफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल से लिक्विड फूल को प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनॉल कहाँ पे हम यूज, मिथेनॉल आप प्रोड्यूस कर सकते हो कोल से इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन प्रोसेस में। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोल को पहले गैसिफाई करते हैं स्टीम एंड ऑक्सीजन में, इसके बाद सिन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब सिन गैस क्या होता है, हमने काफी बार पढ़ा हुआ, सिन गैस की कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। मिथेनॉल क्या है, मिथेनॉल क्लियर लिक्विड केमिकल है जो वाटर में सोल्यूबल होता है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है। ठीक है, देखो गाइस, एक कोयल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब आपने कोल को मिथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया तो मिथेनॉल का क्या काम है, अब वो डिग्रेडेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडिया का जो कोल रिजर्व है उसे हम किस में यूज करेंगे, क्लीनर एनर्जी में उसको प्रोड्यूस मतलब कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंड इज द सिंपल, मिथेनॉल है क्या, इट इज एन अल्कोहल, तो ये सिंपलेस्ट मेंबर है ऑफ द ग्रुप अल्कोहल। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी एक न्यू जनरेशन, इट्स आर न्यू जनरेशन ऑफ एडवांस्ड कोल यूटिलाइजेशन प्रोसेसेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोयल को ऐसे क्लीन टेक्नोलॉजीज में यूज करेंगे तो इससे तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, साथ में ऑफ कोर्स हम अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कोल गैसिफिकेशन, फ्लू गैस सेपरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं, आरटीआई एक्ट क्रिपल्ड बाय द राइजिंग बैकलॉग। तो गाइस ये जो न्यूज है जीएस2 में जाएगी, पॉलिटी में। तो गाइस आपको पता है 2005 में आरटीआई आया था, तो उसको 15 साल हो गए हैं, तो अभी 15th एनिवर्सरी बनाई है आरटीआई 2005 एक्ट की। तो एक रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया गया है। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है, आपके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड रिलीज होते तो उसमें क्या होता था, आपकी परफॉर्मेंस दी जाती थी। तो इसमें क्या है, 15 साल में क्या इसकी परफॉर्मेंस है उसको रिलीज की गई है, किसके द्वारा, बाय सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज एंड अदर्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा रिलीज की गया, बाय सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। ठीक है, देखो इसमें क्या है, कुछ कंसर्न शो की गए। सबसे पहले इन्होंने देखा है कि सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो मोर देन 2.2 लाख केसेस हैं जो भी पेंडिंग है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस के अंदर काफी पेंडिंग है केसेस, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। इसके बाद क्या है, अगर कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका इमीडिएट अपॉइंटमेंट नहीं होता। ठीक है, फेलियर टू प्रॉम्प्टली अपॉइंट कमिश्नर, प्रॉम्प्टली मतलब कि इमीडिएटली आप कमिश्नर्स को अपॉइंट नहीं करते। इसके अलावा क्या, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो इतनी जो पेनल्टीज हैं वो इम्पोज करने में अभी कामयाब नहीं है। लास्ट क्या है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन सीकर, सपोज करो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर सामने वाला मुझे नहीं दे पा रहा तो भी उनपे क्या, बहुत लेस अमाउंट ऑफ कुछ क्या फाइन है। ठीक है, लिटिल कंपनसेशन फॉर लॉस टू इंफॉर्मेशन सीकर्स। आरटीआई के बारे में पढ़ लेते हैं, आपको पता है। देखो आरटीआई को हमने किस लिए बनाया गया था, ताकि सिटीजन्स को कुछ भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको वो क्या कर सके, टाइमली मैनर पे रिस्पॉन्स कर सके। नॉर्मल कोर्स में देखा जाए, जो भी अगर एप्लीकेंट कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसे विद इन 30 डेज का इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइफ के रिगार्डिंग है या लिबर्टी के रिगार्डिंग है तो वो आपको 48 आवर्स में वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। पब्लिक अथॉरिटीज जो इस एक्ट के अंडर है वो सभी क्या है, इस अथॉरिटी के अंडर आती हैं। जैसे कोई भी अथॉरिटीज बॉडीज अंडर द, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, लोकल बॉडीज के अंडर है, किसी भी अथॉरिटी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। या कोई भी सिविल सोसाइटी, कोई भी एनजीओ अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा फंड ले रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी इसके अंडर आता है। ठीक है, इसके एम्बियंट में आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 8 इंडियन बीचेस अवार्डेड इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अगेन गाइस जीएस3 एनवायरमेंट सेक्शन में आएगा। तो गाइस आपको पता ही होगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, हमने काफी बार पढ़ चुके हैं। देखो गाइस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में क्या है, हमें इको टूरिज्म मॉडल बनाना है। मतलब कि जो बीच है हमें उसे इस तरह से टूरिस्ट स्पेशलिस्ट बनाना है ताकि हम वहाँ पे टूरिस्ट को हर एक तरह की फैसिलिटी दे सके। लाइक आप क्लीन एंड बाथिंग, हाइजीनिक बाथिंग वाटर फैसिलिटी दे सके, जो बेसिक एमेनिटीज हैं जैसे सैनिटरी है ये सब आप प्रोवाइड कर सके वहाँ पे, हेल्दी एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके उस एरिया का। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग बीच यही होता है कि इको टूरिज्म मॉडल बनाना है। ठीक है, किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्टिफिकेशन कौन अकॉर्ड करता है, डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, ये सर्टिफिकेशन अकॉर्ड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कौन से 8 बीच हैं जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवार्ड किया गया। तो गाइस ये पढ़ लेना, गुजरात का शिवराजपुर है, दमन एंड दीव का घोघला है, कर्नाटक का कसरगोड एंड पप्पूदीरी है। तो गाइस यूपीएससी तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता है। यूपी पीसीएस आपसे पूछ सकते हैं, स्टेट पीसीएस पूछ सकते हैं बीचेस के नेम। ठीक है, केरला के कपाड़ा,
आंध्र प्रदेश के कुशिनकोड़ा, ओडिशा के गोल्डन बीच, राधानगर बीच, अंडमान निकोबार का। तो ये 8 बीचेस हैं जिनको अभी ये ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव का अवार्ड हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था, किसी भी अगर बीच को हमने ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव को अकॉर्ड करना है तो 33 पैरामीटर्स पे हम उसको अकॉर्ड करते हैं, ब्रॉडली 4 क्राइटेरिया पे। दैट इज एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, सेकंड है बाथिंग वाटर क्वालिटी, थर्ड है एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, फोर्थ है सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस। इससे पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक इंडिया का ही अपना लॉन्च किया था इनिशिएटिव, दैट इज द बीम्स, दैट इज बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का। देखो जब ये बीम्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हमें क्या करना है, कोस्टल वाटर में जो पोल्यूशन है उसे अबेट करना है, एलिमिनेट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस बीच का हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, और वहां का जो भी कोस्टल इकोसिस्टम है, जो कि वहां का नेचुरल रिसोर्सेज है, उसे हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, इसका काम ये है कि हमें क्या करना है, कोस्टल जोन्स में सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करनी है एंड मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक्स हैं आज की, ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, बहुत हार्ड एंड फर्स्ट। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इश्यूज एडवाइजरी टू स्टेट फॉर एंश्योरिंग मैंडेटरी एक्शन बाय द पुलिस। तो गाइस ये जो मतलब कि ये जो इशू आएगा ये सोशल इश्यूज में आया जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी क्या है, देखो गाइस आपको पता है किस तरह से जो हाथरस अभी केस हुआ है, तो इसमें क्या अभी गवर्नमेंट भी क्या काफी रूल्स रेगुलेशंस लेके आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर्स ने क्या किया, पुलिस को इंश्योर किया है कि अगर कोई भी क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो गाइस हमने कल भी एक न्यूज पढ़ी थी कि किस तरह से एनएचआरसी ने इशू करी कि मतलब कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग कितनी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस उसके केसेस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। रेप के केसेस तो हर दिन इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए क्या है, कुछ ना कुछ क्या है गवर्नमेंट भी कर रही है। इसी में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पुलिस को इंश्योर किया है कि कोई भी क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसमें क्या क्या डायरेक्शन दी है, देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी विक्टिम है उसकी जो अगर वो आप एफआईआर करवा रही है तो आपको कंपल्सरी उस एफआईआर को रजिस्टर करना है और 0 एफआईआर भी रजिस्टर करनी है। देखो 0 एफआईआर क्या होती है, वो एफआईआर जो किसी भी पुलिस स्टेशन में आप फाइल कर सकते हो विदाउट ये कि क्या वो उस जुरिस्डिक्शन में आता है एरिया, उसके अपार्ट आपको क्या है, आपको एफआईआर रजिस्टर करनी ही करनी है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन एरिया। मतलब आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मूवीज में देखा होगा कि कहीं होता है ना कि इस एरिया की जो कंप्लेंट है तो वो इसी थाने में होगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सेक्सुअल असोल्ट का कोई विक्टिम है तो उसकी एफआईआर आपको कहीं भी फाइल करनी ही होगी किसी भी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी एफआईआर की और 0 एफआईआर इन केस ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, वो ऑफेंस जिसमें आपको बिना वारंट के क्या आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। विक्टिम को एग्जामिन किया जाएगा बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई भी डॉक्टर है, उसके द्वारा एग्जामिन करा जाएगा विद इन 24 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ सच। जब भी आपको पता चलेगा कि इसने कि हाँ एक कंप्लेंट आई है, रजिस्टर हुई है, उसके विद इन 24 आवर्स क्या है उसको एग्जामिन किया जाएगा बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके बाद क्या है, जो भी रेप केसेस के जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो पर्सन अगर मर चुका है लेकिन उसने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, स्टेटमेंट दी है, रिटर्न या वर्बल है, उसको एज अ रेलेवेंट फैक्ट ट्रीट किया जाएगा when the statement is made by a person as to cause of his death, ठीक है। अगर उसने कुछ बताया कि हाँ मेरी डेथ का कॉज ये है तो उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा क्या है, जो फोरेंसिक साइंस आपको पता है जैसे जहां पोस्टमार्टम होता है, ठीक है, तो जो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज है उनको भी उन्होंने क्या किया है, एक गाइडलाइन इशू करी है कि अगर आपको कोई भी सैंपल को कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, ट्रांसपोर्ट करना है कोई भी एविडेंस को, तो आपको कुछ उससे गाइडलाइंस है उनको मेंटेन करना है, उनके साथ कंप्लाई करना है। इसके अलावा क्या किया है, अगर नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स इसको यूज किया जाएगा अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ट्रैक करना है रिपीट सेक्सुअल ऑफेंडर्स, ठीक है। मतलब जो एक ही मतलब ऑफेंडर है वो बार बार रिपीट कर रहा है सेक्सुअल ऑफेंडर, अगर आपको उसको इन मतलब कि आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्या करना है, किसी भी सेक्सुअल असोल्ट कोई केस है उसको यूज, उस केस में क्या हमेशा सेक्सुअल असोल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स होती हैं उसको यूज करना है। तो गाइस ये जो किट्स होती हैं ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा यूज की जाती हैं। इसमें क्या होता है, मेनली इसलिए इसको यूज किया जाता है ताकि मतलब आई मीन किसने ये काम किया है उसको कुछ एविडेंस मिल जाए, तो इसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए क्या है इस किट्स को यूज किया जाता है, ठीक है, बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। फॉर मोर आप इसको गूगल पढ़ सकते हैं इस किट्स के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ते हैं। कंपेंसेटरी ऑफोरेस्टेशन, तो गाइस कंपेंसेटरी ऑफोरेस्टेशन में क्या होता है, मतलब कि आपको वहां पे एफोरेस्टेशन करनी ही करनी है। देखो ये न्यूज इसलिए थी न्यूज में आई मीन ये इसमें है क्योंकि देखो कुछ हर स्टेट को बोला जाता है कि आपको अपने स्टेट में 75% फॉरेस्ट कवर करना है,
एक सेकेंड, क्या कर रहा है देखो, कुछ स्टेट्स होती हैं जिसमें 75% फॉरेस्ट कवर अगर होता है, एक सेकेंड यार, टेरिटरी एफोरेस्टेशन क्या है, देखो अभी क्या कर रही है उत्तराखंड, क्या कर रही है प्लांटेशन ड्राइव चला रही है, कहाँ पे, यूपी के बुंदेलखंड रीजन में और कुछ राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। देखो इसमें ये होता है कि जिन स्टेट्स में 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर होता है, वो क्या कर सकती है, अपने फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर सकती है फॉर नॉन फॉरेस्टली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, कुछ अपना जो फॉरेस्ट लैंड है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करें, जैसे आप डैम्स वहां डेवलप कर रहे हो, माइनिंग यूज कर रहे हो, माइनिंग का काम कर रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के रोड्स की कर रहे हो, तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन किया जाता है। जो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन होता है वो प्रोविजन किसके द्वारा है, अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। आगे बढ़ते हैं, माद्रिद प्रिंसिपल फॉर कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट। तो गाइस हमने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था, रीजन क्या पढ़ा था हमने, ये नागोर्नो कराबख कॉन्फ्लिक्ट, ये किस किस के बीच में था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में था। जो ये अभी जो जगह है, रीजन किसको मिल चुका है, अजरबैजान को मिल चुका है। तो गाइस ये जो कॉन्फ्लिक्ट का जो सेटलमेंट हुआ है, पीसफुल सेटलमेंट हुआ है, वो किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हुआ है, वो माद्रिद प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही हुआ है। इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ नागोर्नो कराबख कॉन्फ्लिक्ट। ये कहाँ पे हुआ है, एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, यूरोप में है, यूरोप मिनिस्टर काउंसिल में, माद्रिद 2007 में, ठीक है। तो गाइस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 57 मेंबर्स हैं, 3 कॉन्टिनेंटल से, नॉर्थ अमेरिका से भी, यूरोप से भी, एशिया से भी। तो इसमें अब समझने वाली बात क्या है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड ने अभी एक कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट को क्या बनाया, लॉन्च किया। जो कि ये पहली बार है इंडिया में कि कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट को इंडिया में क्या किया, मैन्युफैक्चर किया। अभी तक हम क्या करते थे, इन दो केमिकल्स को इंपोर्ट कराते थे अदर कंट्री से, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट को हम कहाँ यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, एज अ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, वेस्ट वाटर ट्रीट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो सीमेंट कॉन्क्रीट है अगर उसके स्ट्रेंथ को हमने बढ़ाना है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, प्लांट्स की फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर सके, और फर्टिलाइजेशन, जो फ्लावर की जो फर्टिलाइजेशन है उसको इंक्रीज कर सके, एंड द फ्रूट्स है, ठीक है। प्राप्ति, तो गाइस अगर आपने देखो, मैंने नहीं कराई थी, एक्सटेंडेड जो मैगजीन है जून की अगस्त की आई थी, तो उसमें प्राप्ति था, देखो पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइस और जनरेटर। कोई ना, मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस जो प्राप्ति ऐप और जो वेब पोर्टल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा डेवलप किया गया, ताकि हम क्या कर सके, जो पावर परचेज ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है और जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कि जो पावर जनरेट कर रहा है और जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके बीच में जो भी पावर परचेज के ट्रांजेक्शन है उनमें ट्रांसपेरेंसी लेके आए थे। प्राप्ति में क्या किया है, इसमें क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं वो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उसको क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड टू द जेनको। तो अभी प्राप्ति पोर्टल से ये पता चल रहा है, जो जो मतलब कि जो पावर प्रोड्यूस करते हैं उनके ड्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं वो अभी बहुत ज्यादा घाटे में है, उनको अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके 37% क्या ड्यूज देने हैं, और 37% क्या बड़े हैं ये ड्यूज, ठीक है। जयप्रकाश नारायण क्या है, देखो ये इंडिया फ्रीडम फाइटर थे, थ्योरिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को भी फाउंड किया था 1934 में, जब कांग्रेस पार्टी से ही इसे फॉर्म हुई थी। 1948 में क्या हुआ था, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीव कर दिया था, और 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था। मिड 1970s में इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन को बोला था अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। नानाजी देशमुख, देखो ये कौन है, जो कि इस तरह की जो पर्सनैलिटी है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चंद्रिका दास अमृतराव देशमुख, इन्हीं को हम नानाजी देशमुख बोलते हैं। ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और रूरल सेल्फ रिलायंस के काम फील्ड में काफी काम किया है। इन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में सेटअप किया था, और जिसे कंसीडर किया जाता है कंट्री की फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्रीडम फाइटर दैट इज लोकमान्य तिलक एंड हिज थॉट्स ऑन नेशनलिज्म। इनको 2019 में भारत रत्न भी अवार्ड किया गया है। लास्ट दैट इज द गरबा फोक डांस ऑफ गुजरात। ये आपको पता होगा गरबा, अभी गरबा न्यूज में क्यों है, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। देखो वर्ड जो गर्बो है, ये संस्कृत वर्ड गर्भदीप से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब ये होता है अर्दन पोर्ट विद सर्कुलर फोर्स। देखो इसमें आपको पता ही है गर्भ में क्या किया जाता है, गर्भदीप में गरबा में क्या हो जाता है। देखो नवरात्र में हम क्या करते हैं, जो गॉडेस दुर्गा है उनको पूजते हैं, तो इसमें क्या है, शक्ति की वर्शिप किया जाता है, एंड परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि एंड ड्यूरिंग द वेडिंग। इसमें क्या होता है, या तो हम कोई लैंप, देखो दीप का मतलब क्या होता है, दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैंप या हम गॉडेस दुर्गा की इमेज को क्या करते हैं,
कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की बीच में क्या रखते हैं। इसमें क्या होता है, पीपल डांस करते हैं अराउंड द सेंटर, या देखा होगा हमने टीवीज में, ठीक है। लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं अपने मतलब कि हैंड्स क्लैपिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आई मीन वो स्टिक्स बजाते हैं ऑन द बीट्स ऑफ द ड्रूम, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट हुई है। अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।